है गाइस, जैसा कि आपने YouTube पर देखा होगा कि मेरी नई वीडियो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स की आनी थी। आपको एक चीज़ बताएं कि पॉलिटी में का जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर सिलेबस है। उसमें आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं है कि सिलेबस में क्या आएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, फिक्स है, उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इसके बाद आपका प्रेसिडेंट के बाद अगर आप चलें तो न्यायालय, जुडिशरी। अभी हाल ही में जो है कि पंचायती राज से भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उस बड़े टॉपिक को मैंने ये सोचा है कि आपको 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो देंगे। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो उन 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को अपन अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके 6 आपको वीडियोस मिलेंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है, और उसमें एक एक बारीकी से अपन देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन। तो फंडामेंटल राइट्स में पहले कुछ चीज़ें अपन जान लें। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है? तो सोर्स है अमेरिकी संविधान। ठीक, सोर्स हो गया, अमेरिकी संविधान से लिया। उसके बाद टाइप कितने प्रकार के हैं? तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में यह 7 प्रकार के थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978, इस समय सरकार किसकी थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी इस समय। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक फंडामेंटल राइट जिसको समाप्त कर दिया गया, जो था संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में लिखा था कि संपत्ति का अधिकार होगा। अब संपत्ति का अधिकार होगा, इसको 44वें संविधान संशोधन से ख़त्म कर दिया गया और इसको कहाँ लिख दिया गया? आर्टिकल 300A में। अब ये फंडामेंटल राइट्स ना रहकर कैसा हो गया? लीगल राइट्स हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि यदि मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक हैं जो बड़े ही निकम्मे हैं, कुछ काम धंधा वंदा करते नहीं हैं, उनके पिताजी उनसे बड़े परेशान हैं। तो उनके पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है। उनको तो ये लग रहा था मिस्टर एक्स को कि यार क्या करना, पढ़ लिख के पिताजी की पूरी संपत्ति हमें मिलेगी। लेकिन 1978 से पहले अगर अपन देखें तो मिस्टर एक्स को पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसकी? उनके फादर की। या वो क्लेम भी कर सकते थे कि भैया संपत्ति पर हमारा अधिकार है,
और हमें ये संपत्ति चाहिए, ये हमारे पिताजी हमें नहीं दे रहे हैं। लेकिन 1978 के बाद सॉरी 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का जब अधिकार खत्म कर दिया, अब ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, और इसमें फादर अपने आप से जिसको ये अपनी संपत्ति देना चाहें, ये उसको अपनी संपत्ति दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर एक्स इसके लिए क्लेम कर सकें, मिस्टर एक्स इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिएगा। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के, 44वें संविधान संशोधन से 1 हटा दिया गया, किसको? संपत्ति के अधिकार को। अब कितने रह गए हैं? अब रह गए हैं 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, मतलब ये प्रवर्तनीय हैं। प्रवर्तनीय का मतलब है ये फोर्सेबल है, कि मतलब आप इनको फोर्स से अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कैसे क्या है। ये बाद योग हैं। बाद योग मतलब इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, कि कोर्ट में जाकर आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है और इन्होंने मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि अब वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। तो इसमें अपन संविधान की बात आते हैं। तो संविधान में मूल अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। तो संविधान के ये भाग 3 में लिखे हुए हैं और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। हमें केवल 32 तक पढ़ना है, 14 से लेके 32 तक। इसके बाद 33, 34 और 35 ये सेना से संबंधित जो हमें नहीं पढ़ने हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, हम केवल वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या होंगे। तो राज्य वही होंगे जो जिन पर सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे अगर आप देखें तो अजय जडेजा, आपने नाम सुना होगा, पूर्व क्रिकेटर हैं, अजहरुद्दीन हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। ये मैच फिक्सिंग के मामले में इन पर बैन लगाया गया था, लेकिन इन पर कोई सज़ा नहीं हुई। उसका कारण ये था कि उस समय BCCI जो था, भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो राज्य नहीं था, वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए उस पर राज्य के नियम कानून IPC की धाराएं जो हैं वो लागू नहीं होती। उन पर लागू क्या होता है? जो उनके खुद के लॉ हैं, जो उनके खुद के कानून हैं, वो लागू होते हैं। लेकिन अब 2015 के बाद से जो है BCCI को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट माना है कि वो हाँ एक राज्य है। तो अब अगर कोई भी मैच फिक्सिंग करता है तो उस पर IPC की धारा के तहत नियम लागू होंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 13 जो हम आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, आर्टिकल 13 हम आपको जब फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पढ़ाएंगे, तब ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, 29 से 30। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। तो ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको हम 6 वीडियो में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार।
समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि जो लॉ है उसके सामने सभी बराबर हैं, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और लॉ का हर व्यक्ति के लिए समान संरक्षण दिया जाएगा। मतलब इसमें तीन अवधारणाएं तीन फिलॉसफी अपन इसमें देख सकते हैं। इसमें पहली चीज अपन देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कानून से ऊपर ना होना, कानून से ऊपर ना होना। दूसरा है सभी व्यक्ति को एक ही कानून के तहत सजा दी जाएगी। और तीसरा है सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। ये तीन इसमें अवधारणाएं, तीन फिलॉसफी हैं। इसको यदि अपन इंग्लिश में देखें तो राइट टू इक्वलिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ और आपका इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। तो ये आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसको यदि अपन इसकी फिलॉसफी देखें तो किसी भी व्यक्ति का कानून से ऊपर ना होना, सभी व्यक्ति एक ही कानून के तहत सजा पाएंगे और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या क्या हैं? तो इसमें अपवाद जो है वो राष्ट्रपति को इसमें अपवाद रखा गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसमें अपवाद है। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को इससे बरी रखता है, मतलब इससे अलग है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब उसके लिए कहीं भी एफआईआर नहीं होगी, उसके लिए न्यायालय में कहीं भी केस नहीं चलाया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दीजिए और फिर कहिए कि हमें इससे बरी होना है, तो आप मोदी जी से जाके कहो कि भैया देखो हमने मर्डर कर दिया है और हमें इससे बरी करवा दो। तो बरी कराने में क्या कि हमें राष्ट्रपति या राज्यपाल बना दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मोदी जी ना तो आपकी सुनेंगे और ना ही आपको राज्यपाल बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 361A कहता है कि प्रिंटिंग जो आपकी जो न्यूज़ है, प्रेस, इसको स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत कोई भी न्यूज़ वाला यदि न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़पेपर कोई न्यूज़ छापता है और वह किसी भी संसद के लिए है
या किसी भी विधानसभा के लिए है और उसको प्राइवेट नहीं किया गया है उस न्यूज़ को, तो वो छाप सकता है और उसके लिए कोई भी कानून की सज़ा नहीं है। आगे चलें तो आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में सांसदों को अपवाद रखा गया है कि अगर सांसद कोई भी अपराध करते हैं, लेकिन वो होगा केवल और केवल संसद की टेरिटरी के अंदर ही, संसद के बाहर वो भी एक आम नागरिक हैं। संसद की टेरिटरी में वो कोई भी अपराध करते हैं, उसके लिए उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। वहीं आर्टिकल है 194, आर्टिकल 194 राज्य की जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके लिए यही प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं। इसमें एक अपवाद है कि जो दूसरे देशों के राज प्रमुख होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, जो हमारे यहाँ रहते हैं, उनको भी इससे बरी रखा गया है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 14। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पर। तो आर्टिकल 15 जो है वो हमें भेदभाव करने से रोकता है, 5 आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। अब ये 5 आधार कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म, दूसरा जाति, तीसरा लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। ठीक है, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ ऑफ प्लेस और रेस। इन 5 आधारों पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 15(1) में बात ये कही गई है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा कर सकता है, इन 5 आधारों को छोड़कर भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर आप रहने लगें और कहें कि भैया ये मेरा मूल अधिकार है, ना तो जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आपको उससे परमिशन लेकर ही आप कुछ काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो 15(2), आर्टिकल 15(2) कहता है कि इन 5 आधारों पर, आधार यही रहेंगे 5, इन 5 आधारों पर किसी को भी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुआं, उद्यान, गार्डन, रेस्टोरेंट, होटल में जाने से नहीं रोका जाएगा, में जाने से नहीं रोका जाएगा। अगर किसी को रोका जाता है तो वह कोर्ट जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की शिकायत कर सकता है और वहाँ से वो न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) जो है वो एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है। ये संविधान में पहले से ही शामिल था। अब ये संविधान में पहले से ही शामिल था, तो ये अपवाद क्या है? तो इस अपवाद में कहा गया है कि सरकार जो है वो बच्चे और महिलाओं के लिए कोई अलग पॉलिसी बना सकते हैं। कोई भी अलग पॉलिसी बना सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको आर्टिकल 15 के तहत ये जो लिंग है
इसके आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्ल्स स्कूल होते हैं, गर्ल्स कॉलेज होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं हमको तो उसी स्कूल में पढ़ना है, तो नहीं, आप उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वह कुछ विशेष आधार पर उनके लिए अलग सुविधाएं दी गई हैं। जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था करी गई है, तो वो भी एक स्पेशल कंडीशन और स्पेशल जेंडर के लिए ही रखी गई है। तो ये आर्टिकल 15(3) जो है वो पहला अपवाद है और यह आर्टिकल 15(1) से छूट देता है, अपवाद है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) भी अपवाद है, लेकिन इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। आर्टिकल 15(4) ये क्या कह रहा है? इसको प्रथम संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है, स्टेट, अब यहाँ स्टेट की बात आ रही है कि राज्य अपने यहाँ की शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्ग जो हैं उनके लिए सीट आरक्षित कर सकता है। जो वल्नरेबल जो ग्रुप हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य शिक्षण संस्थानों में, अपने यहाँ के जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें सीट जो है वो आरक्षित कर सकता है। इसको भी आर्टिकल 15(1) से बरी रखा गया है। इसके बाद है आर्टिकल 15(5), ये भी अपवाद है। इसको 33 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 से ऐड किया गया था और इसमें कहा गया था कि शैक्षिक रूप से जो भी, मतलब शिक्षण की दृष्टि से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति के लोग हैं, एजुकेशनल बैकवर्ड हैं, SC ST के लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, उनके लिए आरक्षण। तो अभी अगर आप देखें तो SC ST के लिए 25% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रहती हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है। तो 25% सीट्स रिज़र्व हैं किसके लिए? SC ST के लिए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन क्या है कि वो एजुकेशनल बैकवर्ड होना चाहिए, उन्हीं के लिए इसमें सीट्स अवेलेबल हैं। जो BPL कार्ड होल्डर होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले, उनको इसमें एडमिशन मिलता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि एडमिशन जो है वो स्टार्टिंग से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 12 में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, नहीं, आपको प्ले सेंटर से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। ये इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 15। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट वाला जो आर्टिकल है वो यही है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो गवर्नमेंट जॉब में अवसर की समानता देता है। लोक व्यवस्था में
पब्लिक ऑर्डर में, या कहें अपन लोक नियोजन कर लीजिए इसको, व्यवस्था की जगह लोक नियोजन में, लोक नियोजन में नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि कॉन्टेक्ट बेस होता है, एक होता है ना कि मतलब संविदा पर जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें आप भेदभाव कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन जो परमानेंट करते हैं उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो फंडा है, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो इसी आर्टिकल में की गई है। आरक्षण जो है, जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वो इसी में है। ये हमेशा सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट वाला मामला रहता है, सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट आर्टिकल है ये, ठीक है। चलिए इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत का अंत करता है, अनटचेबिलिटी बताता है कि किसी के भी साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये कहता है छुआछूत का अंत होना चाहिए, छुआछूत का अंत। रिस्ट्रिक्शन लगाता है किस पर? टचेबिलिटी, मतलब। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत। किताबों में आपको हिंदी में अस्पृश्यता का अंत भी मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि छुआछूत और अस्पृश्यता दोनों बराबर है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, इसी के लिए ही अगर अभी आपने 2 साल पहले एक एक्ट, SC ST एक्ट जो है, बहुत एट्रोसिटी एक्ट जिसको कहते हैं, वो बहुत चर्चा में आया था। वो इसी आर्टिकल के तहत बनाया गया था। SC ST एक्ट जो था वो आर्टिकल 17 को ही और मजबूत करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसको सबसे पहले जो बना था वो बना था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत। वो उसको आगे चल के फिर हमने क्या कर दिया, SC ST एक्ट के रूप में उसको हमने संशोधित कर दिया, ठीक है। लेकिन हम ये याद रखना, ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 17 में। चलिए, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार का आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 18। इसके बाद आपका जो समानता का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 18 जो है वह तो आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत। जो टाइटल दिए जाते हैं जैसे चौधरी, सेठ, महाजन, जो इस प्रकार के पहले आर्टिकल दिए जाते थे, टाइटल दिए जाते थे, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। तो अब जो है किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा। अगर आप देखें तो अभी कुछ सालों पहले एक RTI लगाई गई थी और एक RTI लगाकर ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है वो क्या सरकारी उपाधि है? तो इसमें भारत सरकार ने ये कहा था कि जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है वो सरकारी उपाधि नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है, टाइटल को ख़त्म करता है। किसी को टाइटल ही नहीं देता, फिर राष्ट्रपिता की उपाधि कैसे हो सकती है? वो तो एक जनरली हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि कुछ अपवाद हैं,
कि जहाँ पर टाइटल दिया जा सकता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपने देखा होगा पीएचडी, ये डॉक्टर बन गए, डॉक्टरेट, या आपने एमबीबीएस कर लिया तो आप कौन बन गए, डॉक्टर बन गए। तो ये क्या है, ये उपाधि ही तो है। या अपन देखें तो एमए, बीए, एमफिल, ये सब क्या है, ये सब उपाधि हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती हैं। दूसरा, सेना के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती हैं, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है। उसके बाद मेजर, जनरल, तो ये जितनी भी उपाधियां हैं ये सेना के क्षेत्र में दी जा सकती हैं, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती हैं, सेना के क्षेत्र में दी जा सकती हैं। ये तो हो गई भैया कहाँ कहाँ से क्षेत्र में टाइटल दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 18 भी ये भी कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण कर रहा है तो वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना। जैसे मान लीजिए कि किसी को भी कोई देश उपाधि दे रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए उसको हम एक टाइटल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से परमिशन लेना मतलब भारत सरकार से परमिशन लेना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करता है, उसकी कोई विवेकपूर्ण शक्ति नहीं है। उसकी विवेकपूर्ण शक्ति कब आती है? जब राज्य में या राष्ट्र पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ हो। तो जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इस पर अपन और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 18 और क्या कहता है कि विदेशों से उपाधि लेने पर, विदेशों से उपाधि लेने पर राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर्टिकल आपका ये सरकार जो है, इसमें आर्टिकल 18 में एक और चीज़ आपने अगर आपके जहन में आई हो तो 4 अलंकरण दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। उसमें पहला क्या है? भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण। तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। तो ये भी टाइटल हैं, ठीक है। इनको सबसे पहले चालू जो किया गया था 1954 में, ये 4 जो कहें अपन टाइटल देना शुरू किए गए थे 1954 में। 1954 में इनका प्रारंभ किया गया, 1954 में प्रारंभ हुए, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार के समय 1977 में इनको ख़त्म कर दिया गया, इनको देना बंद कर दिया गया। उसके बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो 1980 में इनको पुनः प्रारंभ किया गया। इनको टाइटल नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइटल नहीं माना है, बोले ये टाइटल नहीं है, ये उनके उस क्षेत्र में उनने जो बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, ये कोई टाइटल नहीं है, इसलिए इसको टाइटल हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये था आज का कार्यक्रम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बच्चों का अपवाद